जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा पटवारी सेशन चल रहा है और पटवारी सेशन में जो पिछला सोल्ड पेपर था वो 2008 के एग्ज़ाम का था। और दोस्त अब बात करते हैं पटवारी एग्ज़ाम 2012 की। और दोस्तों विशेष बात यह कि पटवारी एग्ज़ाम 2012 में 3 एग्ज़ाम हुए थे जिसका हम पहला सोल्ड पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। 3 एग्ज़ाम हुए थे, 3 में से आज हम पहला सोल्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट है पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो लगातार आप हमारे साथ 20 से लेकर 25 मिनट तक बने रहें। ज़बरदस्त क्वेश्चन सीरीज हैं और बार बार कुछ क्वेश्चन जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं वो बार बार आपके रिवाइज होने वाले हैं, तो आपके माइंड के अंदर सीधे जाने वाले हैं। तो दोस्तों विशेष रूप से कुछ समय के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी फिलहाल में आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है 2012 तक 25 नंबर के ही 5 सब्जेक्ट आए थे। तो इस तरीके से दोस्त जो हमारा जो 25 नंबर के क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा होगा 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो 20 नंबर के थे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 25 2012 के बाद जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें 25-20 क्वेश्चन ही आए थे। चलिए दोस्त तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था? माने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो था 1970 में जो स्टार्ट हुआ था, ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम था 1970 में स्टार्ट हुआ। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ऑपरेशन फ्लड 1970 में स्टार्ट हुआ था। ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों विश्व खाद्य संगठन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो राइट आंसर इसका है दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 चलाया गया था। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने काफ़ी डिस्कस इसके बारे में किया था। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDV इसको कहा जाता है। क्या कहेंगे? NDDV। दोस्त इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। आनंद नाम की कोई जगह है, आनंद, और कहाँ पर? गुजरात में। आनंद गुजरात में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था। और दोस्त ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन में तेजी से, यानी दूध उत्पादन में वृद्धि से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्त दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला क्वेश्चन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू की गई? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब शुरू की गई? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दोस्त इसका रट्टा मारना पड़ेगा। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना पहला ऑप्शन है 2004। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है। 2004 में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना प्रारंभ की गई थी। तो दोस्त तारीख पूछा जाए तो 25 सितंबर 2004। कब? 25 सितंबर 2004 को दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों दीनदयाल नाम से अधिकांश जो योजना है वो 25 सितंबर 2004 से ही मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई हैं। और दोस्त इसमें क्या विशेष बात है? तो इसमें दोस्तों जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं उनको इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। क्या है दोस्त? इसमें जो लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन आपके दोस्त स्क्रीन पर लगा हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन आप पहली बार देखते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कहीं पर
ऊपर भी रजिस्टर में उसको नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज है और पटवारी परीक्षा का एक बेहतरीन सेशन है। तो दोस्त सभी अपने दोस्तों में जो वीडियो है इसको आप शेयर करते रहें, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छी मेहनत हम करने वाले हैं पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेके, और 100% आपसे वादा करते हैं कि आपका जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनका बेहतरीन रिजल्ट आप यहां से देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? भूमि सुधार जो होता है दोस्त, भूमि सुधार का जो विषय है ये कौन सी सूची से संबंधित है? भूमि सुधार का विषय। तो दोस्त आप समझते हैं कि पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात चल रही, तो भूमि सुधार बिल्कुल आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है। तो भूमि सुधार जो है दोस्त, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची, तीसरा ऑप्शन है राज्य सूची, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त भूमि सुधार जो विषय होता है ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का? राज्य सूची का। अब थोड़ा सा दोस्त ध्यान दें, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है आपकी संघ सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची, तीसरी होती है दोस्त समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान दोस्त ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्त? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो दोस्त राज्य सूची का विषय कौन सा है? भूमि का विषय जो है वो राज्य सूची का है। अब दोस्त कृषि भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो कृषि का जो विषय है दोस्त समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कृषि का विषय समवर्ती सूची, और इसी के साथ अगर शिक्षा भी पूछा जाए तो शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, आप सभी को याद होना चाहिए। और दोस्त वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। जितने भी जिगर के छल्ले वीडियो देख रहे हैं तो सारे के सारे छल्ले वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों बेसिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है पोषाहार, पेयजल व स्वास्थ्य है, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण सड़कें तथा आवास, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों लघु उद्योग। तो यही इसका राइट आंसर है, लघु उद्योग। क्या इसका राइट आंसर है? लघु उद्योग प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत नहीं आता है। लघु उद्योग प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये योजना सन 2000 में स्टार्ट की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा कथन स्व जलधारा योजना के लिए सत्य है? माने कौन सा ऐसा कथन है जो स्व जलधारा योजना से संबंधित है? स्व जलधारा योजना से संबंधित है। कौन सा कथन स्व जलधारा योजना से संबंधित है? तो दोस्त फर्स्ट ऑप्शन है यह राज्य सरकार का स्वामित्व में है, माने स्वजल धारा योजना राज्य सरकार के अधिकार में होती है। दूसरा ऑप्शन है कि केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के स्वामित्व में है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यह केंद्र सरकार और स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। तो यही इसका राइट आंसर है, यह केंद्र सरकार और इसके बाद जो स्थानीय समुदाय होता है, स्थानीय समुदाय माने वहाँ के लोकल के रहने वाले लोगों के अंडर में ये योजना आती है, स्व जलधारा योजना। कौन सी है दोस्तों? स्व जलधारा योजना। और दोस्त अगर पूछा जाए कि स्व जलधारा योजना की शुरुआत कब हुई है, तो स्व जलधारा योजना की शुरुआत कब हुई है? सन 2002 में। स्व जलधारा योजना की शुरुआत कब हुई है? सन 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन है आपका,
धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्त कई सारी क्रांति है, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ऐसे ही आपसे पूछा है धूसर क्रांति का संबंध किससे है? इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? धूसर क्रांति को ही भूरी क्रांति कहा जाता है। और आपके माइंड में पिछले जो आप वीडियो देखा था, जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा उनके माइंड में आ गया होगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेब उत्पादन, दूसरा है अंडा उत्पादन, तीसरा है उर्वरक उत्पादन और चौथा है शलजम उत्पादन। तो दोस्त भूरी क्रांति या धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है किसका? धूसर क्रांति का या भूरी क्रांति का। और ये जो दोस्त इसमें अंडा उत्पादन आया, तो अंडा उत्पादन का संबंध होता है रजत क्रांति से। किससे होता है? रजत क्रांति से अंडा उत्पादन का संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, तो दोस्त ऑप्शन आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है विश्व खाद्य दिवस के अंतर्गत 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर ही इसका राइट आंसर है। 16 अक्टूबर ही इसका राइट आंसर है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्त, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। समोच्च कृषि जो होती है वो किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? आप समोच्च कृषि क्षेत्र देखिए दोस्त, ऑप्शन देखिए। पहला है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। मृदा विकृय क्षेत्र, ये भी नहीं है। क्षारीय मृदा क्षेत्र, ये भी नहीं है। अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्त अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र, अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र, अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत समोच्च कृषि की जाती है। और अपरदन क्या होता है दोस्तों? तो अपरदन दोस्त मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहा जाता है। मिट्टी के कटाव को अपरदन कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस जिले में है? तो दोस्त इसका आंसर है मुरैना जिले में। कौन सी नदी? तो चंबल नदी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है। तो समोच्च कृषि अपरदन प्रभावित जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पर होता है। तो दोस्त अगर इसका क्षेत्र पूछा जाए तो उत्तर भारत, कहाँ पे? उत्तर भारत, जैसे उत्तराखंड है, इसके बाद नेपाल का जो नीचे वाला एरिया है भारत का, उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया, उन क्षेत्रों में ऐसी कृषि की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई थी? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1997 और सेकंड ऑप्शन है 2005। तो 2005 ही इसका राइट आंसर है। 2005 कौन सी योजना है दोस्तों? कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। अब कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो दोस्त आपको पता होगा महात्मा गांधी जो थे उनसे इनका रिलेशन है। महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना सन 2005 में आई। तो दोस्त इसका क्या संबंध है? तो दोस्त इसका संबंध होता है शिक्षा देने से। क्या संबंध है इसका? शिक्षा देने से। अब शिक्षा भी कैसे देंगे? तो दोस्त 75% ST SC और OBC, 75% ST SC OBC और दोस्त 25% गरीबी रेखा जो होती है, गरीबी रेखा जो होती है उसके नीचे काम करने, नीचे जो आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो भी बच्चे आते हैं, या बालिका है ना, बच्चे नहीं होते इसमें, बालिकाओं को शिक्षा इसके अंतर्गत दी जाती है। तो कस्तूरबा गांधी योजना दोस्त 2005, कस्तूरबा गांधी योजना 2005, इसमें क्या है दोस्त? 75% SC ST OBC के जो बालिकाएं जो होती हैं वो, और 25% गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले बालिकाएं होती हैं उनको इसके अंतर्गत रेसिडेंसी शिक्षा दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है
जो बनी है। नाबार्ड जो है दोस्त एक वित्तीय संस्था है जो बनी है। अब थोड़ा सा ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों व्यापार एवं उद्योगों के विकास हेतु। दूसरा पहला ऑप्शन है दोस्तों व्यापार एवं उद्योग विकास हेतु। दूसरा है ग्रामीण बैंकिंग के विकास हेतु। तीसरा है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु नाबार्ड का गठन किया गया। किसका गठन किया गया दोस्तों? नाबार्ड का गठन किया गया। अब नाबार्ड का दोस्त अगर फुल फॉर्म पूछा जाए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात तो स्थापना। तो स्थापना दोस्तों इसका मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी इंदिरा गांधी जी के प्रयासों के द्वारा। और उस समय जो पंचवर्षीय योजना थी उसका नाम था छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना की गई। कहाँ पर दोस्तों? इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर इसका मुख्यालय है? मुंबई में। अब एक अच्छा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो N फॉर नेशनल, N फॉर क्या हो जाएगा? नेशनल, N फॉर नेशनल, बैंक, V फॉर क्या हो जाएगा? बैंक, नेल यानी नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर R फॉर हो जाएगा दोस्त रूरल, क्या हो जाएगा? रूरल। D फॉर हो जाएगा डेवलपमेंट। तो इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। लिखने में गलती हो सकती है दोस्त, आप सुने और अपने हिसाब से उसको नोट करें। क्या है नाबार्ड का फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर यानी राष्ट्रीय बैंक है। फॉर किसके लिए? एग्रीकल्चर यानी कृषि, और रूरल यानी क्या होता है? ग्रामीण, और डेवलपमेंट यानी कृषि और ग्रामीण विकास के हेतु, नेशनल बैंक ऑफ। ठीक है, तो ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड किस क्षेत्र में काम करता है? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास हेतु काम करता है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्त, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाबार्ड का क्वेश्चन बनता है। बहुत सारी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है, लेकिन आप जिस परीक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर समय दे रहे हैं, उस परीक्षा के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पटवारी परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्त, अगर जानकारी और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्त जिगर के चलो वीडियो शेयर कर दीजिए। फटाफट अच्छे क्कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने चाहने वाले और जितने भी दोस्त हैं उन सबको बुला लीजिए, क्योंकि बेहतरीन क्लास चल रही है। ज़बरदस्त क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय आलू संस्थान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्त केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, चलिए ऑप्शन पे नज़र मारते हैं। तो दोस्त ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है शिमला, तीसरा है कुफरी, और चौथा है धर्मशाला। तो दोस्त इसका तो आंसर यानी ऑब्जेक्टिव जो है ये मिसमैच लग रहे हैं। चलिए अपन सीधा इसको कर लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है दोस्त ये हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और दोस्त शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्त? शिमला में। ऑप्शन में इसमें मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, या तो हो सकता है मिसमैच हो या क्वेश्चन परीक्षा में ही गलत तरीके से आया। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? शिमला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्त कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है दोस्त उर्वरक उत्पादन से, दूसरा है झींगा उत्पादन से, तीसरा है वैकल्पिक ऊर्जा, और चौथा है बागवानी उत्पादन से। तो दोस्त इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, वैकल्पिक ऊर्जा।
कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो वैकल्पिक ऊर्जा से। किससे? वैकल्पिक ऊर्जा। कौन सी क्रांति है? तो दोस्त कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? वैकल्पिक ऊर्जा से। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें, क्योंकि क्रांतियां अभी आप श्वेत क्रांति देख लीजिए, हरित क्रांति देख लीजिए, भूरी क्रांति देख लीजिए, कृष्ण क्रांति देख लीजिए, रजत क्रांति देख लीजिए, या फिर कोई सी भी क्रांति देख लीजिए, सब महत्वपूर्ण है। चाहे आप 1857 की क्रांति देख लीजिए, सभी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है दोस्त? वैकल्पिक ऊर्जा से। किससे है? वैकल्पिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये क्वेश्चन दोस्त मैं आपको पहले बता चुका हूं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो पहला ऑप्शन मुरैना है, दूसरा श्योपुर है, तीसरा भिंड है और चौथा मंदसौर है। तो दोस्त इसका राइट आंसर है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से संबंधित या सबसे ज़्यादा प्रभावित जो जिला है वो मुरैना जिला है। कौन सा जिला है? मुरैना जिला। मृदा अपरदन क्या होता है? तो दोस्त मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्त, बहुत सारी परीक्षाओं में, रेंगती हुई मृत्यु। क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु मृदा अपरदन को कहा जाता है। मृदा अपरदन दोस्त मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी का कटाव और कैसे होता है? तो हवा के द्वारा, पशुचारण के द्वारा, उत्खनन के द्वारा और नदियों द्वारा जो बाढ़ आती है उसके द्वारा मृदा का अपरदन होता है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा नदियों के किनारे पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो होते हैं मिट्टी को अपनी जड़ों में बांधे रखते हैं, तो इस तरीके से आप मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला जो है ये मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है चंबल नदी। तो भारत में जो चंबल नदी है इसको सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन चंबल नदी करती है और सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? मुरैना। इस चंबल नदी को इसी के कारण अध्यारोपित नदी भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? अध्यारोपित नदी। मृदा अपरदन जब ये नदी करती है तो अपने बीच में बड़े बड़े गड्ढों का या खड्डों का निर्माण कर देती है। तो बड़े बड़े जो खड्डों का निर्माण करती है, इन खड्डों को रविंस कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्त? रविंस कहेंगे। जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं इनके निर्माण को क्या कहेंगे? रविंस। तो इन्हीं रविंस में क्या होते हैं? जो चोर डाकू वगैरह होते हैं, जो दास्यु सरगना होते हैं, वो छिपे रहते हैं। इससे दास्यों की शरण स्थली या डाकुओं की शरण स्थली कौन सी नदी को कहा जाता है? तो चंबल नदी को कहा जाता है। और अगर बात करें तो दोस्त यहाँ पर देखिए, जब मृदा अपरदन होता है तो हर साल ऐसी समस्या आती है मध्य प्रदेश में, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये 3 जिले में लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि हर साल इन खड्डों में या रविंस में परिवर्तित हो जाती है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, जिगर के छल्लो, बेहतरीन क्वेश्चन है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला मुरैना है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। चंबल नदी को अध्यारोपित नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने मार्ग में बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है जिसको रविंस कहा जाता है, जिनमें दास्यु या डाकू छिपे रहते हैं, इसलिए दास्युओं की शरण स्थली या डाकुओं की शरण स्थली चंबल नदी को कहा जाता है। और ये दोस्त हर साल लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि जो होती है ऐसे बीहड़ में या गड्ढों में परिवर्तित कर देती है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन की समस्या सामने आ रही है। ठीक है दोस्त, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत इसको पूछा है और ये जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? माने अपने मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? अपने मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो दोस्त ऑप्शन पे अगर नज़र डालते हैं तो पहला ऑप्शन है कुएं व नलकूप, दूसरा है तालाब, तीसरा है नहर, चौथा है नहर व तालाब। तो इसका राइट आंसर है दोस्त कुएं व नलकूप। कुएं प्लस नलकूप के द्वारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, कुएं और नलकूप के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्त और तथ्यात्मक कथनों पर आधारित क्वेश्चन है। तथ्यात्मक आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कथनों में से सही कथन को पहचानिए, माने जो आपको कथन दे रखे हैं उनमें से सही कथन कौन सा है। तो पहला है गेहूं राज्य में खरीफ के मौसम में पैदा होता है। अरे भाई कब से होने लगा, गेहूं तो रबी के मौसम में होता है, रबी की फसल है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है अफीम की खेती खंडवा जिले में, अरे कब से होने लगी, खंडवा में तो गांजा होता है, अफीम तो मंदसौर में होता है, ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है गांजा की कृषि मंदसौर जिले में होती है, अरे ये तो बंटा ठार कर दिया, गांजा तो बुरहानपुर खंडवा में होता है, मंदसौर में नहीं होता, तो ये भी क्वेश्चन गलत यानी ऑप्शन गलत है। चौथा है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन उज्जैन जिले में होता है, इज द राइट आंसर, यही आपका सही आंसर है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में होता है, ये सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन उज्जैन जिले में होता है, उज्जैन मालवा क्षेत्र में आता है, तो मालवा में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पे है दोस्त, उज्जैन में। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये इंदौर में है, कहाँ पे है, इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, इंदौर में। और सोयाबीन का सबसे बड़ा वायदा बाजार, सोयाबीन का सबसे बड़ा वायदा बाजार ये भी कौन सा है दोस्त, इंदौर है। देश का कितना परसेंट एमपी सोयाबीन करता है, तो 60%, पहले 80% था, और सोयाबीन उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्त सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, राइट कथन है। सोयाबीन सबसे ज्यादा उज्जैन में कहाँ, तो मालवा क्षेत्र। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र तो कहाँ है, उज्जैन में है। सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। सोयाबीन का सबसे बड़ा वायदा बाजार इंदौर में है। पहले मध्य प्रदेश में 80% सोयाबीन होता था, अब कितना होता है, 60% होता है, और इसी के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्त ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी व्यापारिक फसल भी कौन सी है, सोयाबीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्त, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास हेतु सर्वाधिक राशि का प्रावधान रखा है। राज्य में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, फिलहाल में तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 2012 से लेकर 2017, इसकी अवधि क्या है, 2012 से लेकर 2017। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि है 2012 से लेकर 17। तो दोस्त पहली पंचवर्षीय योजना कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो 1 अप्रैल 1951 से 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1955, क्योंकि पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी होती है दोस्त, 5 साल होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56। अब दोस्त कई बार पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा कई बार पूछा है, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया है चौथी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया दोस्तों जय जवान और जय किसान का। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कई बार पूछा है परीक्षा में, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 97, 1992 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रखी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना का पूछा जाए तो दोस्तों 1979 से लेकर 84, 1979 से लेके 84, या कभी कभार 78, 79, 80 है दोस्त, 80 से लेकर 85, 80 से लेके 85 इसका टाइम पीरियड था। तो ये है कौन सी दोस्तों, ये है छठी पंचवर्षीय योजना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, ये पहली पंचवर्षीय योजना, और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। अब नीति आयोग जो होता है वो सभी इनका संचालन करता है। तो क्वेश्चन था दोस्त, मध्य प्रदेश में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है किस क्षेत्र हेतु सर्वाधिक
सर्वाधिक राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो क्षेत्र चुना गया है वो है सामाजिक सेवा। कौन सा है दोस्तों? सामाजिक सेवा। तो सामाजिक सेवा के अंतर्गत सर्वाधिक राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने जिले NREGA के अंतर्गत आते हैं? NERGA के अंतर्गत आते हैं। माने क्या हो गया दोस्तों? NREG के अंतर्गत आते हैं। माने हो गया दोस्तों क्या? नरेगा के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सभी जिले, 18 जिले, 31 जिले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है सभी जिले। क्या है इसका आंसर? सभी जिले। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में 52 जिले हैं वो सारे के सारे जिले नरेगा के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2012 का पेपर है दोस्तों। 2012 में भी जितने जिले थे उस टाइम पे लगभग सारे जिले नरेगा के अंतर्गत आते थे। नरेगा का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, नरेगा अधिनियम कब बना था? 2005 में। नरेगा का अधिनियम कब बना था? 2005 में। नरेगा माने होता है दोस्तों ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अधिनियम कब बना दोस्तों? ये फरवरी 2006। लागू कब हुआ? तो फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। और दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से क्या कर दिया? मनरेगा। क्या कर दिया? मनरेगा। मनरेगा माने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है दोस्त। तो लगभग 2008 से ये पूरे भारत ये 2007 से ये पूरे भारत में लागू है। इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो कई बार पूछा है, पिछले पेपर में यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 100 दिन का इसके अंतर्गत रोजगार दिया जाता है एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक योजना काल में, एक साल के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार इसके अंतर्गत दिया जाता है। अगर 15 दिन के अंतर्गत रोजगार नहीं दिया जाता, 15 दिन तक अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो फिर बेरोजगारी भत्ता भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। कितना? बेरोजगारी भत्ता इसके अंतर्गत दिया जाता है। महिलाओं की भागीदारी पूछी जाए तो 33% महिलाओं का इसमें सहयोग है, 33% महिलाओं को इसमें साझेदारी दी गई है। अगर कार्य क्षेत्र के दौरान आप विकलांग हो जाते हैं, या आपकी मौत हो जाती है तो 25,000 रुपये इसमें सहायता राशि भी दी जाती है। 25,000 रुपये इसमें सहायता राशि दी जाती है। अगर आपको 5 किलोमीटर के अंदर कोई काम नहीं मिला है तो फिर आपको 10% एक्स्ट्रा भत्ता भी दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है नरेगा, या इसी को आप क्या कहेंगे? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 में बना था। 2009 में इसको महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया। 100 दिन का रोजगार इसके अंतर्गत दिया जाता है और 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 33% महिलाओं को इसको शामिल किया गया है। और विकलांग अगर आप हो जाते हैं कार्य क्षेत्र के दौरान या आपकी मौत हो जाती है तो 25,000 रुपये इसमें सहायता राशि दी जाती है। और 5 किलोमीटर के अंदर अगर आपको कोई भी काम नहीं मिल रहा है तो 10% एक्स्ट्रा भत्ता भी आपको दिया जाता है। तो ये बहुत हाईलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब पटवारी एग्जाम के सारे पेपर अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि 50 बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। तो सारे लोग जितने भी जिगर के चल रहे हैं इस पर विशेष ध्यान दें। और दोस्त अपने उत्साह को कम ना करें, जय श्री राम बोलें और वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि दोस्त बड़ी मेहनत मैं आपके लिए इतनी कड़ाके की गर्मी में कर रहा हूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ताकि आपका कोई फ़ायदा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत, इतना ही क्वेश्चन है मात्र, जननी सुरक्षा योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत। तो फर्स्ट ऑप्शन पे विचार करते हैं। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है महिलाओं के संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करा जाती है। तो यही राइट आंसर है। जननी सुरक्षा के अंतर्गत महिलाओं का जो होता है प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रसव सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जननी सुरक्षा योजना, यानी जननी कौन होती है दोस्त? माता होती है जननी।
जननी की सुरक्षा माने प्रसव सुविधा के दौरान जो जननी होती हैं उनकी सुरक्षा की सुविधा इसमें उपलब्ध कराई जाती है। यही इसका राइट आंसर है। अगर दोस्त जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ पूछा जाए तो जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2005 में प्रारंभ की गई थी और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इसके अंतर्गत लाभ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर मैं आप नहीं बताऊंगा, सारे लोग कमेंट्स में इसका आंसर छापेंगे। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में देंगे। ठीक है दोस्त, जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिए। सारे जिगर के चल्ले सब आंसर सही देंगे क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे देखिए, भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई, भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई, तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्वालियर और दूसरा ऑप्शन है इंदौर। तो इंदौर इसका एग्जैक्ट आंसर है कि भारत में पहली जैविक खेती की जो इकाई है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्त मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर मिनी मुंबई इंदौर में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया है? तो पंचायती राज की जान है अशोक मेहता समिति। तो दोस्त पंचायती राज की स्थापना से पहले या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले जितनी भी समितियों का गठन किया गया था वो सारी समितियां आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अशोक मेहता समिति पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले ऑप्शनल बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा है 1970, तीसरा है 1977। तो यही इसका राइट आंसर है। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति कब? 1977। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्त आपको पता है जैसे इस 1977 से पहले जो भारत की प्रधानमंत्री थी 1975 से लेकर 77 तक वो जबरन प्रधानमंत्री रही क्योंकि देश में आपातकाल उन्होंने लगा दिया था। और 1977 में एक सरकार बन के आई जिसको कहा जनता की सरकार। कौन सी सरकार बन के आई? जनता सरकार। और दोस्त इस जनता सरकार ने अशोक मेहता के नेतृत्व में पंचायती राज व्यवस्थाओं में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया जिसको अशोक मेहता समिति कहा गया 1977 में। जैसे आपको पता है 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। उसने पंचायती राज के 3 स्तर बताए थे। जिला स्तर पे जिला पंचायत समिति, मंडल स्तर पे या जनपद स्तर पे जनपद पंचायत समिति और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत समिति। लेकिन ये भाई साहब ने 2 ही स्तर बताए। ये भाई साहब ने 2 ही स्तर बताए। जिला पे कह दिया जिला पंचायत समिति, जिला पे बता दिया जिला पंचायत समिति, और इन्होंने मंडल स्तर पे बता दिया। मंडल माने वही होता है जनपद पंचायत जो होता है, और उसको नाम दे दिया मंडल समिति। अब दोस्त विशेष बात क्या है, इन्होंने जो तीसरा स्तर होता है उसको नहीं माना था, यानी ग्राम पंचायत का प्रावधान इनके समिति में नहीं था। तो ग्राम पंचायत का इन्होंने मना किया था। यह कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को इन्होंने दिया था? तो 2 स्तरीय दिया था। तो पहला था जिला परिषद, या जिला स्तर पे क्या बनेगा? जिला परिषद। और मंडल स्तर पे दोस्त बनेगा क्या? मंडल पंचायत या मंडल समिति। और दोस्त वर्तमान में आपको पता है कि मंडल जो जनपद परिषद होता है या जनपद पंचायत होता है उसका गठन लगभग 5000 पे होता है। और इन्होंने क्या दिया दोस्त? 15 से लेकर 20,000, 15 से लेकर 20,000 की आबादी पर मंडल समिति बनाई जाएगी। तो ग्राम पंचायत का इसमें था नहीं, तो कई सारे गांव मिलाकर इसमें बनाया गया था। तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, कई सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1977 में इसका गठन हुआ था। 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है, पहली बात।
दूसरा, ये जनता की सरकार बनी तो 1970 में इसका गठन हुआ अशोक मेहता की अध्यक्षता में, और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि पंचायती राज के 2 ही स्तर होना चाहिए, एक जिला स्तर होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए मंडल स्तर। इसमें ग्राम पंचायत जो तीसरा होता है वो नहीं होना चाहिए। और मंडल समिति के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि 15 से लेकर 20,000 की आबादी लगभग होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज जो था, पंचायती राज, अब आपने देखा होगा पंचायती राज का जो इतिहास है अपने यहाँ पर बहुत पुराना है। संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान के अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी जी के कहने पर पंचायती राज व्यवस्थाओं को रखा गया था। लेकिन दोस्त वो जो थे ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता था, इसको आप मानो या ना मानो। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका पहला जो प्रभाव था उसको आगे बढ़ाया। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी लेके आए तो उन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज सुझाव दिए, और आगे भी ऐसी कई समितियां बनती रही। हाल फिलहाल में अपन ने अभी पढ़ा है अशोक मेहता समिति 1977 में आई तो इन्होंने 2 स्तर बताए, लेकिन बलवंत राय के जो 3 स्तर थे वही आज पूरे भारत में वही मॉडल वर्तमान में लागू है। तो पहला है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तो दोस्त यही इसका राइट आंसर है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने ही सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए ये प्रावधान की सिफारिश की थी। संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, इसकी सिफारिश किसने करी थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। अब दोस्त लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के बारे में अगर आप जानना चाहें तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन हुआ था जून 1986। कब हुआ था? जून 1986। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी ने भी काफ़ी प्रयास किया है कि पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो जून 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आई जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान रखा। अब इसके बाद की अगर दोस्त बात की जाए तो आपको पता है 1992 और 93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब दोस्त कहा जाए तो संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 11वीं अनुसूची में किसको रखा गया है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को रखा गया, जिसमें कितने विषय थे? तो 29 विषय थे। अब दोस्त पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद तो कई सारी परीक्षाओं में आता है, अपना मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। चलिए दोस्त, तो अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। 25 नंबर का क्वेश्चन 2000 पटवारी परीक्षा 2012, इसका दोस्त ये पहला पेपर सेट है जिसके मैं पंचायती राज व्यवस्था के सारे क्वेश्चंस आपके सामने शेयर किए हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्त उसमें है मध्य प्रदेश में या राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत आता है। लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2004 और चौथा है 2006। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर है आप 2006 कहेंगे, हालांकि ये रियल आंसर नहीं है लेकिन ऑप्शन में जो है वो लगभग संभावित है, तो 2006 इसका राइट आंसर माना जाएगा। हालांकि लाडली लक्ष्मी योजना जो है दोस्त ये 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई थी। ठीक है दोस्त, तो ये था आज का हमारा सुपर 25 क्वेश्चन का वीडियो जिसमें मैंने आपको पटवारी परीक्षा 2012 का जो फर्स्ट पेपर सेट था उसका सॉल्यूशन करा है। तो दोस्त मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि इन 25 क्वेश्चंस के माध्यम से कम मैं आपको 100 क्वेश्चंस के करीब ले जाऊँ। तो दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
है। ठीक है दोस्तों, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, आभार। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय मध्य प्रदेश।